तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो है नई वैकेंसी को लेकर। आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है व्यापम द्वारा, यानी कि नया नाम अगर व्यापम का देखा जाए तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा। तो क्या है नोटिफिकेशन, आज हम लोग पूरा इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं उसी नोटिफिकेशन का। तो दोस्तों बहुत समय से जो स्टूडेंट थे वो एक मांग कर रहे थे कि सहायक ग्रेड 3 जो है 2018 के बाद से उसका कोई एग्ज़ाम लिया नहीं गया है और उसकी डेट्स लगातार बढ़ाती गई थी व्यापम। तो अब जाकर जो है एक नए नोटिफिकेशन के रूप में उसी की वैकेंसी को निकाला है व्यापम ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी व्यापम के वेबसाइट पर। तो हमने यहाँ पर डाल रखा है ये peb.mp.gov.in। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक व अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023, प्रारंभ तिथि 6/3/2023। तो इसकी नियम पुस्तिका पर हम लोग क्लिक करके यहाँ नियम पुस्तिका पर चलते हैं। देखिए ये नियम पुस्तिका दी हुई है। तो इसके जो मुख्य भाग हैं हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे जो इसमें हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती बैकलॉग पद हेतु संयुक्त भर्ती 2023। दोस्तों इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 6/3/2023 यानी कि 6 मार्च 2023 रखी गई है। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो है 20/3/2023। ठीक है। इसके बाद जो आवेदन पत्र में संशोधन, अगर फॉर्म डालते समय आपसे कोई गलती होती है तो उसकी जो तारीख है वो 6/3/2023 है। और जो आवेदन पत्र संशोधन की अंतिम तिथि है वो 25/3/2023 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं, आपके जो भी एप्लीकेशन में त्रुटि हुई है। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा दिनांक व दिन की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि परीक्षा दिनांक और दिन जो है इसका शनिवार 5/8/2023 से प्रारंभ रखा गया है। दोस्तों प्रारंभ इसलिए कहते हैं कि कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा आते हैं तो एक फिक्स डेट नहीं की जा सकती कि कब तक एग्ज़ाम चलेगी, इसलिए 5/8/2023 से प्रारंभ होगी। कब तक चलेगी ये डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने इसके लिए फॉर्म फिलअप किया है। ठीक है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो है फीस 500 रुपये रखी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो उनके लिए 250 रुपये इसकी फीस है। इसके अतिरिक्त सीधी भर्ती बैकलॉग पद हेतु कोई शुल्क नहीं रखा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं इसमें कि परीक्षा दिनांक और दिन दिया हुआ शनिवार 5/8/2023 से प्रारंभ होगी। परीक्षा की पाली जो है वो 2 चरणों में लेंगे इसकी परीक्षा, मतलब एक मॉर्निंग की शिफ्ट में हो जाएगी और एक दोपहर की शिफ्ट में हो जाएगी। ठीक है। तो जो पहली परीक्षा होगी वो 7 बजे से 8 बजे का समय जो रखा गया है रिपोर्टिंग का समय, उसी रिपोर्टिंग समय के बाद जो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय आपका 8:50 से लगाकर 9 बजे तक का रखा गया है, कुल 10 मिनट का। और उत्तर अंकित करने का समय जो है 9 बजे से 11 बजे तक रखा गया, 2 घंटे का। द्वितीय पाली की बात करें तो सेकंड शिफ्ट जो है वो 1 बजे से स्टार्ट होगी, यानी 1 बजे से 2 बजे तक आप रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 2:50 से लगाकर 3 बजे तक का है, टोटल 10 मिनट। और उत्तर अंकित करने का 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का समय दिया हुआ है। ठीक है। कुछ निर्देश हैं जिनको पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दिया हुआ है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित, आधार पंजीयन से मतलब है आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ठीक है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। फोटो
मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। UIDAI के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटो पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा लाइन इसमें क्लियर करवाना चाहूँगा कि इसमें जो दिया हुआ है कि मूल पहचान पत्र के रूप में आप जो है इसमें पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप आधार कार्ड ले जाते हैं और आधार कार्ड जो आपके पास बाय पोस्ट नहीं आया, पोस्ट ऑफिस से नहीं आया हुआ है और आपने इंटरनेट के माध्यम से अगर उसको निकलवाया हुआ है, तो उसमें जो है आपका वेरिफिकेशन होना, सत्यापन होना अनिवार्य है। अब सत्यापन किस टाइप से होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मैं 1 मिनट में सिस्टम में देख लेता हूं कि अगर यहाँ पर कुछ हो तो मैं आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, है ना। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक आधार कार्ड है और इसमें जो ये राइट का निशान आप देख रहे हैं, ये जो राइट का निशान है इसी को कहते हैं सत्यापन। ये ऑनलाइन जो भी ई-आधार डाउनलोड किए जाते हैं वहाँ पर ये राइट का निशान होना आवश्यक है। अगर राइट का निशान नहीं रहता है आपके ई-आधार में, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा वीडियो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये एक पॉइंट हुआ जो महत्वपूर्ण था मेरे नज़रिए से। तीसरा जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार VID, वर्चुअल ID की जानकारी लाना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन है। आपका बायोमेट्रिक होगा, इसलिए आपको आधार ले जाना अनिवार्य है। ठीक है, चौथा पॉइंट दिया हुआ है, परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुविकल्पीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के समय आधार अनलॉक होना चाहिए। बहुत सारे दोस्तों लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल पर आधार का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और अपने जो बायोमेट्रिक है वो उनको लॉक कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अभी रिसेंटली अगर आपका आधार लॉक करवा रखा है तो अपने बायोमेट्रिक अनलॉक जरूर कर लें। ठीक है, ठीक है, बाकी की चीज़ें तो कुछ आप पढ़ सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी रूल बुक डाल दूंगा, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, नियम पुस्तिका चल जाएगा। विभागीय भर्ती नियमों की मान्यता प्रदान किया जाना। ठीक है, अंक कितने चाहिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रतिशत अंकों के साथ पास होंगे ये दिया हुआ है। आहरकारी अंक कितने लाने हैं ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किए हो। इस योजना हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% तक अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक लाने होंगे। दोस्तों, जो नंबर्स हैं, जो 100 नंबर का पेपर है उसमें से जो जनरल यानी कि अनारक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 50% लाना है ना, यानी कि 50 मार्क्स लाने हैं। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC निःशक्त जन है, ST SC OBC और डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं, उन लोगों को 40% अंक यानी 40 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, इसमें EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको जो भोपाल का लेटर निकला था 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के अंतर्गत के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 10% की छूट प्रदान की गई है। यानी अगर जनरल कैटेगरी से है और वो EWS सर्टिफिकेट लगाता है तो उसको भी 10% अंकों की छूट के साथ 40% अंक लाने होंगे। किंतु उम्मीदवारों का चयन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाई गई सूची में से
मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या मांगा हुआ है और कुछ डिटेल्स इसमें। तृतीय श्रेणी का है, ठीक है। अच्छा, सिलेबस की बात करें अगर, तो इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए, ठीक है, यहाँ दिया हुआ समूह 4 प्रश्न पत्र केवल 1 होने वाला है। कुल अंक 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर बात की जाए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भागों में डिवाइड किया गया है प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। 100 नंबर का टोटल है ये। सॉरी, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है इसमें, तो यहाँ दिया हुआ पात्रता की शर्तें यथा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता है। अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग करता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। यानी दोस्तों, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होती है उस तारीख तक आपकी जो योग्यता मांगी गई है वो पूरी होना चाहिए। क्या योग्यता मांगी गई वो इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होगी, अर्थात अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल के सी, ये उसका लेटर क्रमांक पूरा का पूरा दिया हुआ है के अनुसार क्या क्या मांगा गया है वो दिखा देते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी एक संस्था या विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अनिवार्य किया हो। कौन कौन से हैं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 वर्षीय, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, या DOACC ओ लेवल सर्टिफिकेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELT के से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा पास की हो, या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया हो, या शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र हो, या राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद NCVT नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद SCVT मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का प्रमाण पत्र हो, या मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी। कौन कौन सी है जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं में से BE जो कि CSE हो या IT से हो, इसके अलावा MCA हो या BCA हो या MSc IT से या CS से हो, या BSc हो IT से या CS से, या MTech हो या MCA हो या ME हो, इन सभी को मान्यता दी हुई है, अथवा AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। टिप भी दिया हुआ है कि BSc BCom अन्य उपाधियां जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित है उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों और क्या दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी कि CPCT हिंदी टाइपिंग आपकी 20 शब्द प्रति मिनट की होना अनिवार्य है, एवं विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की हो। ठीक है, तो जिसमें हिंदी मांगा हुआ है उसमें अनिवार्य रूप से आपका हिंदी होना चाहिए, और किसी में अगर अंग्रेजी की मांग की गई है तो 30 शब्द प्रति मिनट के स्पीड से आपकी जो है टाइपिंग स्पीड पास की हो CPCT से।
और आगे क्या लिखा हुआ, विभिन्न विभागों के ऐसे पद जिनके भर्ती नियमों में अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट CPCT परीक्षा के माध्यम से हर स्कोर कार्ड धारित करना अनिवार्य होगा। ऐसे पदों के लिए CPCT स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कंप्यूटर IT से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। जिन विभागों में भर्ती के लिए नियम नहीं है या संविदा आधार पर पद स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, उन पर भी उक्त व्यवस्था ही लागू होगी। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इसमें जो डिटेल्स दी हुई है। आयु सीमा की बात करें तो दिया हुआ है कि न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही जो छूट होती है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विभागों, निगमों, मंडलों, आयोगों, स्वायत्त शासी निकायों, होमगार्ड में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष होगी, यानी 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। हाँ, ये अभ्यर्थी की आयु गणना 1 जनवरी 2023 को निर्धारित की जाएगी। ठीक है, भर्ती का तरीका दिया हुआ है इसमें। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पद है ये। 18 से 40 वर्ष एज है। 5 साल के अतिरिक्त छूट है जिन लोगों को दी हुई है। ठीक है, किन किन को दी हुई है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ नया है क्या। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, और अंतिम सूची की, ठीक है, नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया कुछ दिया है क्या। प्रमाण पत्रों का सत्यापन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, ये तो सामान्य है, काउंसलिंग करेंगे ये लोग। और देख लेते हैं आगे कुछ दिया होगा, कब तक हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ तक भी ठीक है। कुछ विशेष दिया नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है कि सीधी भर्ती बैकलॉग एवं संविदा भर्ती के पदों की विवरण किस प्रकार से दिया हुआ है। भर्ती का प्रकार दिया हुआ है इसमें। सीधी भर्ती बैकलॉग है, संविदा भर्ती बैकलॉग है, उनका योग दिया हुआ। ठीक है, सीधी भर्ती में अगर अनारक्षित की बात की जाए तो 506 पद हैं, और अनारक्षित के बाद EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 204 पद हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 242 हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 440 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 448 है। ऐसा मिलाकर कुल मिलाकर 1840 पद जो है सीधी भर्ती के हैं। इसके बाद सीधी भर्ती बैकलॉग की बात की जाए तो अनारक्षित में 10 पद रिक्त हैं, EWS में 1 पद रिक्त है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 207 है। अनुसूचित जनजाति की बात करें 367 यानी 367 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 45 पद रिक्त हैं। कुल 530 पद इसमें रिक्त हैं सीधी भर्ती बैकलॉग में। संविदा की बात की जाए तो 79 पद रिक्त हैं, 79 अनारक्षित में। EWS में 19 पद रिक्त हैं।
अनुसूचित जाति में 34 पद रिक्त हैं, अनुसूचित जनजाति में 46 पद रिक्त हैं, पिछड़ा वर्ग में बात करें तो 65 पद रिक्त हैं, कुल मिलाकर 243 पद रिक्त हैं। संविदा भर्ती बैकलॉग में की जाए तो अनारक्षित में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 0 है, अनुसूचित जाति में 37 पद है, अनुसूचित जनजाति में 42 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 24 है और कुल 103 पद रिक्त हैं। कुल योग की बात की जाए तो अनारक्षित में 595 हो रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में 224, अनुसूचित जाति में 420, अनुसूचित जनजाति में 895, अन्य पिछड़ा वर्ग में 582 और कुल जो है ये 2716 यानी 2716 पद कुल रिक्त पद है। अच्छा, पदों की एग्जाई का विवरण तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको रूल बुक आपको जो है हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्यौरा उसमें मिल जाएगा आपको कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने पद रिक्त हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, कुछ 2-3 पॉइंट्स पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं, जैसे किसमें क्या क्या मांगा गया है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है, कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय का है, जिसमें सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 के कुल 37 पद रिक्त हैं, अकार्यपालिक पद है। तो यहाँ दिया हुआ है वेतनमान उनका 19,500 से 62,000 तक। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और मध्य प्रदेश शासन प्रौद्योगिकी से आपका जो है CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल हिंदी टाइपिंग मांगा है। स्टेनो की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, कौन सा, स्टेनोटाइपिस्ट का। तीसरा है CPCT उत्तीर्ण हो। चौथा जो है मान्यता प्राप्त संस्था से 80% शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये शीघ्र लेखन की बात हुई। ऊपर सहायक ग्रेड 3 की बात हुई, स्टेनोटाइपिस्ट की बात हो चुकी है। अच्छा, स्टेनोटाइपिस्ट का देख लेते हैं कि मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो, मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागांतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण यानी CPCT भी उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्था से या परिषद से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है, नियम पुस्तिका इसके ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस किस में क्या क्या मांगी हुई है अर्हता, तो इसको भी हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करते हुए फिर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पदों की एग्जाई दी हुई है, बहुत सारी डिटेल्स है, डायरेक्टली हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है, अगर और इसमें कुछ ऐसा रहा जो हम देख सकते हैं तो उसको ज़रूर देखेंगे। कलेक्टर देवास में है, और देख लेते हैं। काफ़ी नीचे आ चुके हैं, मुझे लगता है अब रूल बुक खत्म हो गई होगी। देख लेते हैं फिर भी। जी हाँ, लगभग रूल बुक खत्म हो गई थी दोस्तों। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर आ गए थे हम लोग। ठीक है, प्रयोगशाला तकनीशियन का भी है इसमें। हम्म। अच्छा, इसमें यहाँ दिया हुआ है कि समय को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो उसे निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की प्राप्तता होगी। प्रतिपूरक समय किनके लिए होता है? जो विकलांग होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ये उनके लिए है। तो उनके लिए 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे और 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए उनको 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए उनको 40 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए उनको 30 मिनट की दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं यथासंभव ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष भूतल पर निर्धारित किया जाएगा। ठीक है। प्रवेश पत्र जो है इनके वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी, ये दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा और ऋणात्मक मूल्यांकन किसी भी प्रकार का नहीं होगा, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की, और एक प्रश्न का 1 ही नंबर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत निकलता है तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? उसमें दिया है कि परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती है। तदनुसार विषय विशेषज्ञों से प्रश्न पत्र के आपत्ति युक्त प्रश्नों का परीक्षण कराया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं। प्रश्न की संरचना गलत हो, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से किसी एक से अधिक विकल्प सही हो, कोई भी विकल्प सही न हो, यदि प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिंदी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो और सही एक भी उत्तर प्राप्त न हो, तब भी प्रश्न निरस्त किया जाता है। और कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो, या एक से अधिक विकल्प सही हो, या अन्य कोई कारण जिसे विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित समझा जाए और प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों के हल ना किए हो। ठीक है, किस तरह से परीक्षा में दिए जाते हैं वो तो यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग और आगे पढ़ लेते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आप हमेशा से जानते हैं, ये विवाद में ही रहा है। हर कोई इस पर प्रश्न उठाता है कि भैया नॉर्मलाइजेशन किया किस तरह से जाता है व्यापम का द्वारा। तो ये कुछ एक फार्मूला है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। मे बी कि आप लोगों को समझ में आए, घर पर कुछ हल करके देखिएगा। ठीक है, रूल बुक में दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। आगे देख लेते हैं। अनफेयर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रकाशन कब किया जाए? परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम के साथ साथ विषयवार आदर्श उत्तर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ नहीं है परीक्षा परिणाम कब आएगा, नहीं दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों आगे इसमें कुछ है नहीं, वैसे तो जो कुछ भी था मैंने पूरा पूरा इस वीडियो में कवर कर लिया है, मुझे जहाँ तक लगता है। आवेदन पत्र भरने का समय ये भी सब कुछ देख चुके हैं यार, क्यों रिपीट करते हैं बार 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 बार। परीक्षा शुल्क संशोधन शुल्क। ठीक है। परीक्षा शहर जो है इन्होंने 11 डिसाइड कर रखे हैं, जिसमें पहला भोपाल है, दूसरा ग्वालियर, इंदौर है, जबलपुर है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन इनको रखा गया है। ठीक है। विषय में बता ही चुका हूँ कि 6 विषय रखे गए हैं इन्होंने। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि।
सभी बराबर बराबर प्रश्न आते हैं ये। ठीक है, ठीक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, देख चुका हूँ मैं इसको। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।